स्वागत है हमारे छोटे भाई बहनों को इस YouTube चैनल में स्टडी विद विशाल सिंह। सभी लोग, यदि आप या मेरे सभी छोटे भाई हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और उनकी परीक्षा हाल ही में होने वाली है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए ताकि आपका ये प्रश्न याद हो जाएं। इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका कोई भी चैप्टर या कोई भी विषय मिस ना हो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पोषण क्या है? पोषण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए या पोषण के प्रकार बताइए। मृतोपजीवी परजीवी पोषण में अंतर बताइए। फिर यह करके पूछा कि पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण तथा प्रत्येक प्रकार के पोषण को उचित उदाहरण सहित समझाइए। हमसे क्वेश्चन पोषण क्या है, पोषण के प्रकार का उल्लेख पूछ रहा है। फिर पोषण के कितने प्रकार हैं, मृतोपजीवी व परजीवी पोषण में अंतर पूछ रहा है, या फिर पोषण क्या है स्वपोषी तथा प्रत्येक पोषी प्रकार के, यानी ये लॉन्ग आंसर है। पोषण के जो समस्त प्रकार होते हैं उनको हमसे पूछना चाह रहा है। तो चलो हम लोग चलते हैं। उत्तर है हमारा पोषण। पहली हेडिंग है क्या है? पोषण। सबसे पहले आप जानते हैं पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? भाई, आप लोग जीवित रहने के लिए तमाम तरह के फल फ्रूट्स, ठीक है, या खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद जो भोजन हमारे शरीर में जाता है वो उसका पाचन होता है, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हम लोग जीवित रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण क्रिया कहते हैं। ठीक है। सभी जीवों में जीवित रहने के लिए शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए वही चीज़ आ गई कि हमें हमारे शरीर को वर्क यदि करना है तो उसे पोषण जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, उसे सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। बिल्कुल भाई, आप भोजन ही खाओगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी। जैसे कि आप देखिए होंगे मोटर गाड़ी में, मारुति कार में आप लोग गए होंगे तो कभी कभी देखिए पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो गाड़ी क्यों बंद हो जाती है? भाई सारी गाड़ी तो उसी जगह पर रहती है। ऐसा तो नहीं मोटरसाइकिल पूरी समा गई कहीं पर, वो तो वहीं खड़ी रहती है, लेकिन उसमें जो डीजल पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, वो नहीं रहता है। ठीक है, यानी उसे जो ऊर्जा देता है या ईंधन उसे प्राप्त करता है उस इंजन को, वो उसकी कमी हो जाती है, जिससे वो हमारी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। एक आपको मोटरसाइकिल का एक हम उदाहरण दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जीव भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं, इसे ही पोषण कहते हैं। विधियां अलग अलग है। मनुष्य भोजन खाता है तो जानवर घास खाते हैं, तो कोई मांस खाता है। विधियां अलग अलग हैं लेकिन माध्यम एक ही है, क्या? पोषण। ठीक है, शरीर को सुचारू रूप से रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण के देखिए कितने प्रकार होते हैं? स्वपोषण, परपोषण। ठीक है, पोषण मुख्यतः निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण देख लेते हैं। ऐसे सभी जीव जो स्वपोषी कहलाते हैं, जो स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा ऊर्जा का संचयन करते हैं, ऊर्जा जो है स्टोर करते हैं। पोषण की यह विधि स्वपोषण कहलाती है। उदाहरण हरे पेड़ पौधे। ठीक है, बिल्कुल प्रकाश की उपस्थिति में ये पत्तियां हैं, क्लोरोफिल के कारण अपना भोजन तैयार करती हैं और उसे स्टोर कर लेती हैं, जिसे हम स्वपोषण कहते हैं। यदि यदि उन प्रकाश की यदि उस पेड़ की पत्तियों पर प्रकाश ना मिले कम से कम 1 से 2 महीने तक, तो देखिएगा वो पेड़ जो है अपनी सामान्य स्थिति से कमजोर पड़ जाएगा, उसकी पत्तियां गिरने लगेंगी और पीली पड़ लगेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें जो भोजन बनाने का माध्यम है प्रकाश, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप 2 नंबर है परपोषण। परपोषण क्या है? वे जीव जो अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं परपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा पोषण परपोषण कहलाता है। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं।
परपोषण मतलब क्या होता है, ये परपोषण मतलब दूसरे के सहारे जीवित रहता है, जबकि स्वपोषी मतलब होता है कि अपने हाथ भोजन बनाना। और ये क्या है, ये अन्य स्रोतों पर निर्धारित रहता है, यानी ये दूसरों के सहारे निर्धारित रहता है, ऐसा परपोषण कहलाता है। इसके दो निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी परपोषण के निम्नलिखित दो प्रकार हैं। प्राणी संभोजी पोषण, पहला नंबर क्या है, प्राणी संभोजी पोषण। ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। मनुष्य तथा अधिकांश जंतु प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। कैसे, ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजन कहलाते हैं। ठोस भोजन मतलब कोई कंकड़ पत्थर नहीं खाता है, इससे आप मत लीजिएगा कि हाँ ठोस भोजन किसे कहते हैं। ठोस भोजन का मतलब होता है कि आप जो खाना खाते हैं, सेब, केला, संतरा और रोटी सब्जी जो भी है आपका ठोस भोजन है। ठीक है, ये कैसा भोजन है, ठोस भोजन है। कल्पना करिए, ये मत सोचना कि हाँ ठोस भोजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ठोस भोजन। मनुष्य तथा अधिकांश जंतु प्रायः इसी के प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 2 है मृत्योपजीवी पोषण। क्या है, मृत्योपजीवी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं तथा मृत पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों आदि से प्राप्त होते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है मृत जंतुओं, पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के स्वरूप अनेक जीवाणु, कवक आदि इस प्रकार का पोषण मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। आप बारिश के मौसम में देखे होंगे जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता। मशरूम आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? अगर मशरूम आप लोगों ने देखा है तो इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं है। या कुकुरमुत्ता देखा है तो ये क्या होता है, ये वहीं जमता है जहाँ पर गंदगी होती है। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर जो खरपतवार रहता है या कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो वहाँ पर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी से कवक उत्पन्न होते हैं, यानी ये दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। ठीक है, नंबर 3 है परजीवी पोषण। क्या है, परजीवी पोषण। ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के बाहर तथा अथवा भीतर रहकर उसे प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या पूछा है कि ऐसे जीव, देखिए स्वपोषी में क्या था कि जो भोजन स्वयं अपना बनाते हैं। परपोषी में क्या था, पहली हेडिंग में जो हाँ वो स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, परपोषी में क्या है, जो दूसरों पर आधारित रहते हैं। इसके 3 भाग हैं परपोषण के, प्राणी संभोजी पोषण यानी, ठीक है, और दूसरा क्या है मृतोपजीवी पोषण, तीसरा क्या है परजीवी पोषण। ठीक है, ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर उसके प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण पिस्सू, जू, फीताकृमि आदि। इस प्रकार का पोषण परजीवी कहलाता है। अभी समझे नहीं होंगे, देखे होंगे घर में या हम लोगों के सर में जो जुएं हो जाते हैं, देखा नहीं देखा, सर में जो जुएं हो जाते हैं, जुआ तो देखा ही होगा। जुआ वो क्या होता है, वो खून चूसता रहता है। ठीक है, वो खून चूसता रहता है, बाहर रह करके वो खून चूसता रहता है। इसी तरह अंदर से मतलब क्या है, बिच्छू होता है। बिच्छू तभी जन्म लेता है जब वो एक बिच्छू जो जन्म देता है वो मर जाता है, यानी बिच्छू के पेट में जो उसका बच्चा होता है धीरे धीरे उसी बिच्छू को खा लेता है, यानी अपनी माँ को खा लेता है। जब सारा खा लेता है तब जाके वो खत्म हो जाती है और वो अपना बाहर निकल आता है, यानी वो अंदर से एनर्जी प्राप्त करता रहता है और जो है वो बाहर से एनर्जी प्राप्त करता रहता है। समझ गए होंगे ना। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के जो पाचन क्रिया है उसका नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं, यानी आप फिगर बना दीजिए, उसका वर्णन की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य में पाचन तंत्र की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी इसमें वर्णन भी पूछ रहा है, इसमें कह रहा वर्णन की आवश्यकता नहीं है, जबकि इसमें पूछ रहा वर्णन कीजिए। या मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया को समझाइए। चलो हम लोग समझते हैं।
सबसे पहले देखते हैं पाचन क्या होता है। पाचन का अर्थ जल में अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना। यानी जैसे कि आपका दाल चावल है, आपका दाल चावल है, ठीक है, तो अभी वो अघुलनशील है, अघुलनशील अवस्था में है। जैसे उसको हम खाते हैं चबा चबा के, ठीक है, तो उनका अवशोषण करते हैं, यानी उनको हम दूसरी अवस्था में यानी घुलनशील अवस्था में बदलकर उनका हम अवशोषण के योग्य हम बना लेते हैं, ठीक है, जिससे वे रक्त में मिलकर अथवा अन्य किसी प्रकार के शरीर के विभिन्न भागों में अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, यानी उन्हें जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो अपने हिसाब से पहुंच जाते हैं। यदि थाली में भोजन रखा ही रहे, यदि थाली में भोजन रखा रहे तो क्या उसमें से एनर्जी निकलेगी ना, और वो खाना सड़ जाएगा। लेकिन वही हम खा लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में उससे एनर्जी मिलती है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है मुख द्वारा होता है। मुख से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक विभिन्न अंगों में होने वाले चरण निम्नलिखित हैं। ध्यान से समझिए, मुख का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। मुख से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक विभिन्न अंगों में होने वाले चरण को निम्नलिखित है। यानी सब भोजन सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती? सबसे पहले मुख से प्रारंभ होती। कहाँ से? मुख से। ओके बेटा, चलो देखते हैं। पहला नंबर क्या है? मुख तथा मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी। यह भोजन नली का अग्रभाग है। मुख गुहा जो है यह भोजन नली का अग्रभाग है। इसी के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। भाई ऐसा तो नहीं हम खाना खाते हैं मुख ही में तो खाते हैं कि पेट में रख देते हैं वो अंदर चला जाता है, नहीं बेटा ना। तो अग्रभाग है, यानी जो भोजन नली का अग्रभाग है वो मेरा मुख है। मेरे मुख के माध्यम से ही भोजन का प्रवेश होता है। इसी के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। दांत भोजन को पीसते हैं। जैसे मुख में गया, दांतों का क्या कार्य है? कुछ दांत होते हैं, जैसे दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चौड़क और अग्रचौड़क। जिन दांतों का जो कार्य रहता है वो अपना करते रहते हैं और भोजन को पीसते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें निकलने वाली लार भोजन को निगलने में सहायक करते हैं। आप देखे होंगे, कहीं बाजार में जाए होंगे कि कहीं देखा होगा कि यार छेना बहुत अच्छे हैं, ये भाई राजभोग हैं। कभी कभी पानी नहीं आ जाता मुंह में, नॉर्मली है बेटा, सबके मुंह में आ जाता है। अगर कोई चीज़ देखो कि हाँ यार हमें अच्छी लगी है तो हल्का सा मुंह में पानी आ जाता है, ये वही लार है, ठीक है, अगर मुंह में ना हो तो। और देखा होगा जब कभी कभी आपको प्यास लगी होती है, आपके मुख में लार नहीं बनती तो ऐसा लगता नहीं कि प्यास से मारे हमारी जान निकल रही है, ठीक है। ये लार बहुत ही सहायक होती है हमारे शरीर में, जो भोजन को निगलने में बहुत ही सहायता करती है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भाग लेती है क्या? लार, ठीक है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। यानी लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो शर्करा में बदल जाता है या बदल देता है। भोजन का यहाँ अधिक पाचन नहीं होता है, यानी यहाँ सिर्फ मिलान होता है, जबकि भोजन का यहाँ बहुत पाचन नहीं होता है। फिर भोजन आगे बढ़ता है ग्रसिका में, ठीक है। मुख से चला, लार मिली, अब वो आ गया ग्रसिका में, ठीक है। देखो ग्रसिका में क्या होता है, निगल द्वार से भोजन ग्रसिका या ग्रासनली में आ जाता है। ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से आमाशय में आ जाता है। यानी जो ग्रसिका होती है एक माध्यम है, यह सिर्फ एक माध्यम है भोजन को ले जाने का, यानी मुख गुहा से आमाशय में ले जाने का एक माध्यम है क्या? ग्रसिका। यहाँ पर पाचन कोई भी नहीं होता है। अब आ गया है आमाशय। आमाशय जिसे हम स्टमच भी कहते हैं। आमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है, यानी आमाशय में भोजन जैसे आता है तैसे ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन स्रावित होने लगता है, जो जठर रस को सक्रिय करता है। किसको कहता है? जठर रस। आमाशय में पूछा जाए कि कौन सा रस निकलता है या कौन सा रस स्रावित होता है तो आप बोलेंगे जठर रस बेटा, ठीक है। जठर रस ग्रंथियों में जठर रस इकट्ठा करता है, यानी जो जठर रस है वो ग्रंथियों में जठर रस को स्टोर करता है या इकट्ठा करता है। जठर रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं जठर रस में? पेप्सिन, रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है।
यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, ठीक है, तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। ये क्या करता है? जठररस भोजन के कणों को गला देता है। यह क्रिया पेप्सिन अर्थात पेप्सनोजन को क्रियाशील बनाता है। यह क्रिया जो होती है पेप्सिन अर्थात पेप्सनोजन को क्रियाशील बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रियाशील है और प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। प्रोटीन पेप्टोन्स तथा पेप्साइड, ये क्रिया करता है प्रोटीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या होता है? पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स बनता है। ठीक है, अब देखो ये मेरा फिगर है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझते हैं। ये पूरा है, ठीक है, दिखा दें आपको, ऐसे है। तो धीरे धीरे हम भोजन जैसे जैसे जाता है हमारी पाचन क्रिया कैसे प्रारंभ होती सब कुछ समझेंगे हम बेटा, ठीक है। सबसे पहले हमने खाना खाया। खाना कहाँ खाया? मुख में। ये भोजन आपके मुख में चला गया, ठीक है। फिर देखिए लाल ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं? लाल ग्रंथियाँ हमारे कान के आसपास होती हैं। ये देखिए, ये क्या है? कर्णमूल लाल ग्रंथियाँ। आगे लिखा नहीं, कर्णमूल यानी कान के पास ये जो ग्रंथियाँ होती हैं लार का श्रावण करती हैं, ठीक है बेटा। फिर क्या लिखा है? अधोहन तथा अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। आप देखिए शीशा में अपनी जुबान को उल्टा कीजिए, जो सीधा है ऐसे आप देखिए नॉर्मल रहेगी, लेकिन उल्टा करके देखिए, उसमें नीचे अधोजीव ग्रंथियाँ होती है। देखो न, छोटी छोटी नस मॉडल में ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, जीभ में। ऊपर के तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन नीचे जो है उबड़ खाबड़ रहती है, उसमें सब ग्रंथियाँ निकल रहती है। फिर भोजन यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। अब क्या आ गया? ग्रसनी। ग्रसनी का क्या कार्य है? सीधे भोजन को ले जाती है। कहाँ ले जाती है? आमाशय में। इसका मेन कार्य है भोजन को आमाशय में ले जाना, ठीक। अब भोजन आपका ग्रसनी से आमाशय में आ चुका है, ग्रसनी से आमाशय में आ चुका है। इधर देखिए बेटा, यकृत है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत है। और ये क्या है? पित्ताशय, ठीक है। ये क्या है? पित्ताशय। अब भोजन क्या है? आमाशय से निकलेगा और कहाँ जाएगा? इसमें, अभी बता रहे हैं आपको। हाँ, ग्रहणी में आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रहणी है और इसमें आ जाएगा। और इधर क्या है? अग्न्याशय है। अग्न्याशय ये बड़ी आंत है। छोटी आंत और बड़ी आंत में जानते हो लंबाई किसी ज़्यादा होती है? छोटी आंत की। छोटी आंत पतली होती है, इसलिए उसको, जबकि लंबी वही होती है, लेकिन मोटी बड़ी आंत किसे कहा जाता है? ये देखो, इसका आकार बड़ा है। वो कितनी मोटी है? ये मोटी है नहीं, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। इसका जो आकार है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फिर क्या है? अनुप्रस्थ बृहदांत्र। कैसा है अनुप्रस्थ बृहदांत्र? ये क्या है? मध्यांत्र, ठीक है बेटा। और आगे आरोही बृहदांत्र। ये आरोही बृहदांत्र, ये शेषपांत्र या इलियम, अवरोही बृहदांत्र। और ये मलाशय है, ठीक है। उंडुक कृमि रूप परिशोषिका, और ये गुदाद्वार, यानी हम यहाँ से भोजन हम बाहर हम उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है बेटा। आशा करते हैं सभी फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। मुंह से लेकर धीरे धीरे भोजन धीरे धीरे पचता कहाँ और हमारा भोजन उत्सर्जित कहाँ से होता है, ठीक है, टोटल समझ होंगे। मनुष्य की आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां। अगली हेडिंग क्या है हमारी? ग्रहणी। तो अगली हेडिंग है बच्चों ग्रहणी। ग्रहणी को हम समझ लेते हैं। आमाशय से भोजन छोटी आंत, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कि अग्रभाग अर्थात ग्रहणी में पहुंच जाता है। भोजन क्या होता है? आमाशय से ग्रहणी में पहुंच जाता है, ठीक है। भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुंच जाता है, किसके माध्यम से? ग्रहणी के माध्यम से, ठीक है। ग्रहणी में अग्न्याशयी रस, जिसे पित्त रस में बोलते हैं, हाँ, अग्न्याशयी रस पित्त रस आकर मिलते हैं, ठीक। कौन सा रस? पित्त रस, ठीक है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं, तो इसे वहां पर आमाशय से क्या निकला था? जठर रस। आमाशय से कौन सा रस निकला था? जठर रस। जबकि आपका ग्रहणी में कोई भी रस नहीं निकल रहा है। एक सेकेंड, सॉरी बेटा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कट गया है, हम आपको सारा समझा देते हैं, ठीक है। आमाशय से छोटी आंत
यहाँ से देखिए फिर से, आमाशय से छोटी आंत के अग्रभाग तथा अर्थात गृहिणी में पहुँचता है। गृहिणी में अग्न्याशयी रस तथा पित्त रस आकर मिलते हैं। गृहिणी में कौन कौन से रस मिलते हैं? अग्न्याशयी रस और पित्त रस आकर मिलते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। किसमें? पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, जबकि उसमें आमाशय में जठर रस निकलता है। फिर भी भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसकी? इसकी गृहिणी की जो भूमिका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि इसमें से कोई रस नहीं निकल रहा है, क्योंकि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय में बदलकर क्षारीय बना देता है। अम्ल और क्षार में आप मतलब जानते हैं? क्यों बेटा? अम्ल जो होता है कसैला होता है, जैसे बोलते हैं ना उसको सिरका वगैरह, वो अम्ल होता है। क्षार क्या होता है? वो भी थोड़ा सा तीखा होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है। अग्न्याशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय हो जाते हैं। कौन से? अग्न्याशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम जो होते हैं वो क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर कायम में अग्न्याशयी रस में उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नांकित परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है। अगली हेडिंग क्या है? ट्रिप्सिन। अगली हेडिंग कौन सी है? ट्रिप्सिन है आपकी। ठीक है। ट्रिप्सिन यह भोजन की प्रोटीन्स, एक सेकंड, हाँ ठीक है। ट्रिप्सिन यह भोजन की प्रोटीन्स, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। यह अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सोनोज या ट्रिप्सनोजन के रूप में होती तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाती है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या रहता है? क्षारीय माध्यम में भोजन को सक्रिय करती है। अगला है लाइपेज। ठीक है। लाइपेज कार्य क्या है? यह भोजन की वसा पर क्रिया कर उसे वसी या ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन? लाइपेज का कार्य क्या रहता है? यह भोजन की वसा पर क्रिया करके उसे अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगला नंबर है एमाइलैप्सिन। यह कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया कर उन्हें माल्टोज एवं अन्य शर्करा में बदल देता है। ये किसका कार्य रहता है? माल्टोज को शर्करा में बदलने का, एमाइलैप्सिन का। शर्करा किसे कहते हैं बेटा? चीनी को कहते हैं। ठीक है। गाँव में से क्या बोलते हैं? शक्कर, है ना, बोलते हैं। देहाती भाषा में या घर की लैंग्वेज में शक्कर बोलते हैं। जैसे हम शुद्ध लैंग्वेज में आपको हम शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्करा। ठीक है। अगला ऑप्शन है या अगली हेडिंग है शेषांत्र, जिसे हम इलियम कहते हैं। गृहिणी में भोजन के लगभग सभी अवयवों पर क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा अधिकांश पाचन हो जाता है। मेरा कहने का मतलब समझिए, गृहिणी में भोजन के लगभग सभी अवयवों पर क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी भोजन का जो पाचन होता है वो संपूर्ण स्टार्ट हो जाता है तथा अधिकांश पाचन हो जाता है, यानी भोजन का लगभग 60% पाचन हो चुका होता है। इसके पश्चात छोटी आंत के शेष भाग में, जिसे हम शेषांत्र कहते हैं, शेषांत्र किसे कहते हैं? छोटी आंत के शेष भाग को, में ग्रंथियों द्वारा स्रावित आंतरस में उपस्थिति निम्नलिखित एंजाइम भोजन पर क्रिया करते हैं। कौन कौन से एंजाइम हैं? आखिर देखते हैं। सुक्रेज, पहला क्या है? सुक्रेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। ये किसका कार्य है? अगर आपसे पूछे कि शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का कार्य किसका है? सुक्रेज का है। ऑप्शन 2 है या नंबर 2 है लैक्टोज को शर्करा में ग्लूकोज बदल देता है। लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का कार्य किसका रहता है? लैक्टेज का। देखो याद कैसे करें, ला से लैक्टेज और ला से लैक्टोज। ठीक है। लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज शर्करा में चेंज कर देता है। ठीक है। तीसरा नंबर है माल्टेज, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। ये जो माल्टेज होता है, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। चौथा है इरेप्सिन, शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को अमीनो अम्लों में बदल देता है। ठीक है बेटा। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ा सा तेज है तो मैं क्या करूँ बेटा, आपका सारा सिलेबस पूरा कराना है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और देख लीजिए। ठीक है। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे और अगले वीडियो में आपको हम थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है। अगली हेडिंग है पचे हुए भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में भी भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। इसके पश्चात पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में ही, विशेषकर इसके पश्च भाग में अवशोषित हो जाता है। छोटी आंत का एक भाग है पश्च भाग, वहाँ पर अवशोषित हो जाता है। छोटी आंत में उपस्थित रसायनकों द्वारा अवशोषण तल अत्यधिक बढ़ा हुआ होता है। ये अवशोषित पोषक पदार्थ रुधिर में होते हैं।
रुधिर में हुए शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा ऊतकों में उपस्थित ऊतक द्रव के माध्यम से कोशिकाओं में चले जाते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सी मशीनें होती हैं, गांव में देखा होगा जब गेहूं करते हैं, आशा करता हूं सभी बच्चे देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कई उपकरण हैं। तो देखिए गेहूं को है जो उसको पश्च भाग में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो क्रिया प्रारंभ हो जाती है उस यंत्र की, जो जिसके माध्यम से हमें गेहूं अलग करते हैं, तो देखिएगा भूसा अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि भोजन जब छोटी आंत में संपूर्णतः पच जाता है तो उसका जो एनर्जी है भोजन की, वो रुधिर के माध्यम से हमारे सारे शरीर में फैल जाती और वो जो शेष बचा हुआ मल है वो उत्सर्जित अंगों द्वारा निकल जाता है, ठीक है बेटा। अब हाँ, शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा ऊतकों में उपस्थित ऊतक द्रव के माध्यम से कोशिकाओं में चले जाते हैं। अगली हेडिंग है बड़ी आंत या गुदा तथा गुदा द्वार, ठीक है। छोटी आंत से अपचयित तथा अपशिष्ट भोजन बड़ी आंत में जाता आता है। यहाँ पर भोजन के लवणों जल का अवशोषण होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में, ठीक है। शेष अपचित भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्र हो जाता है। ये हमारा एक स्टोर रूम होता है। जैसे आप घर में देखे होंगे कि घर में बेडरूम में बेड होता है, किचन में जो खाना बनाने वाली सामग्री होती है, लेकिन स्टोर रूम में सब कुछ होता है जो एकदम मतलब जिसका कोई यूज नहीं रहता है, कहीं इसको स्टोर में डाल दो। वैसे ही भोजन का जो शेष भाग होता है जो कि सब पचा हुआ होता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है, वेस्ट, उसे कहाँ? गुदा द्वार में या मलाशय में उसको एक्स्ट्रा या स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है बेटा। अगला क्या है? पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, ठीक है, ये लास्ट क्रिया शायद है। पचा हुआ भोजन को अवशोषित होकर कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचाता है। इस भोजन के तत्वों को जीव द्रव्य स्वरूप में आत्मसात कर लिया जाता है, बाद में इसका बहिक्षेपण हो जाता है। इस क्रिया को ही स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? और जबकि वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप, 2012 में पूछा गया है, 16 में, 18 में, 19 में 2 बार मतलब पूछा गया है ये, और 18 में। तो आप देख लीजिए यानी कितनी बार पूछा जा चुका है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन आपको मिलने वाला है बेटा, पक्का 100% बोल रहे हैं हम आपको, ठीक, याद कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में वृक्क की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, नामांकित चित्र बनाकर इनको प्रदर्शित कीजिए। या फिर मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कई रूप में पूछ रहा है, जबकि हमारा उसके पूछने का मतलब एक ही है, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। तो आप पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, समझिए, आप भटक मत जाना कि यार हमें नहीं आता, नहीं आता है आपको, ठीक है, बस उसकी पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। मनुष्य के वृक्क की नामांकित चित्र की सहायता से संरचना, कार्य तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि बताइए। यानी सारे शरीर का वो क्या बोलते हैं उसको, वर्णन करना बेटा, ठीक है। उत्तर हमारा क्या है? मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र। मानव शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं द्वारा CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तथा यूरिया के 2 अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है बेटा। मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग, एक जोड़ी वृक्क, वृक्क को क्या बोलते हैं हम? किडनी। एक जोड़ी मतलब 2 होते हैं, एक दाईं एक बाईं तरफ, ठीक है। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग मिलकर उत्सर्जित तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी हमारे शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो निकालने का सहायक ये है पार्ट, ठीक है, जो हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो मलाशय का मल होता है, उसको निकालने का एक अंग होते हैं, ठीक है बेटा। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यकृत कार्य क्या रहता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है बेटा। इसके अतिरिक्त फेफड़े, त्वचा, आंत भी उत्सर्जन अंग में सहायता करते हैं। ये फिगर है आपका, ठीक है। मनुष्य के वृक्क यानी जो किडनी होती है इसको हम वृक्क बोलते हैं। आगे नीचे फिगर में दर्शाया गया होगा। वृक्क संख्या में 2 उदार गुहा में कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं कशेरुक दंड को, के इधर उधर दाएं व बाएं भूरे रंग तथा सेम बीज के आकार की संरचनाएं होती हैं। सेम जिसे सेमी बोलते हैं, यानी जो सब्जी आप खाते हैं सेमी,
जैसे कमल का पत्ता बेटा देखे होंगे कुछ ऐसे बना होता है, ऐसे, ठीक है। सेम का बीज भी कुछ ऐसे ही बना होता है, मेरा आपको समझाने का मकसद है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे ही आकार के बने होते हैं जिसे हम सेम के बीज के आकार कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर का लंबा होता है। ये हमने जो वक्र बनाया था इसकी जो लंबाई थी बेटा ये लगभग 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 6 सेंटीमीटर चौड़ा, तथा इसकी जो मोटाई है 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और उसकी जो मोटाई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। दायां वृक्क बाएं की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। जो दायां वृक्क होता है वो बाएं की अपेक्षा हल्का सा नीचे स्थित होता है। ये देखिए फिगर में कुछ दर्शाया गया हो, एकदम हल्का सा, ठीक बेटा। सामान्यतः एक वयस्क पुरुष के वृक्क का भार लगभग 125 से 170 ग्राम, किंतु स्त्री की वृक्क का भार 115 से 155 ग्राम होता है। यानी पुरुष की अपेक्षा स्त्री के वो जो वृक्क का भार है थोड़ा सा बेटा कम होता है, ठीक है। यदि पुरुष का है 125 ग्राम तो स्त्री का होगा 115 ग्राम। यदि पुरुष का 170 ग्राम तो स्त्री का कितना होगा 155 ग्राम। वृक्क का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है, ठीक है, किंतु भीतरी किनारा धंसा हुआ होता है जिसमें से मूत्र नलिका निकलती है। इसे धंसे हुए स्थान को हाइलस कहते हैं। मूत्र नलिका का एक पेशीय थैलीनुमा मूत्राशय में खुलती है। मूत्र नलिका की लंबाई लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर होती है, ठीक है बेटा। ये सब शरीर के निम्नलिखित अंग हैं। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, फिगर को ध्यान से समझिए, ठीक है। पूरा फिगर दिया हुआ है। शुद्ध रुधिर जो वृक्क में एक में शुद्ध रुधिर आता है, शुद्ध रुधिर किस में आता है फुफ्फुस धमनी में, ठीक है। इधर अशुद्ध रुधिर आता है। ये क्या है हाइलस, ये क्या है हाइलस, ये क्या है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है बेटा। ये है दायां वृक्क और ये है बायां वृक्क। ये मत सोचिएगा कि हाँ हमें इधर तो बायां लग रहा है तो आप दायां बोल रहे हैं, नहीं बेटा। आप अपने ऊपर फेस करके देखिए वैसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। फिगर को हमेशा अपने ऊपर लीजिएगा, सामने मत देखिए क्योंकि वो बना रहे हैं थोड़ा सा उल्टा दिखाई पड़ेगा। आप उस फिगर को अपने ऊपर फेस करिए, आपको उसकी कंडीशन एकदम सही पता लग जाएगी, ठीक है। ये क्या है रीनल धमनी, इसे हम क्या बोलते हैं रीनल धमनी, जबकि इसे बोलते हैं रीनल सिरा। ये क्या है बायां वृक्क। ये क्या है मूत्रवाहिनी जो जिसमें से पेशाब होकर निकलता है, ठीक है। ये मूत्राशय है, ये मूत्रमार्ग है जिससे हमारा अपशिष्ट मल पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है बेटा। सभी लोग समझ गए होंगे। मानव सर्जन तंत्र का यही फिगर है बेटा। वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की अनुलंब काट में इसकी आंतरिक संरचना देखी जा सकती है। प्रत्येक वृक्क के भीतरी भाग धंसे हुए होते हैं। किनारे के माध्यम से कीप के आकार की खोखली संरचना होती है। कीप जानते होंगे ना, कुछ ऐसी होती है कीप, ऐसे ऐसी कीप होती है, ठीक है। हाँ ये कीप है। इसे शीर्ष गुहा श्रेणी या पेल्विस कहते हैं। वृक्क का शेष भाग ठोस होता है और दो भागों में बटा हुआ होता है। आइए फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वृक्क का फिगर है बेटा, ठीक है। वृक्क का रीनल संपुट, नेफ्रॉन्स, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल धमनी, रीनल सिरा, रीनल पेल्विस, रीनल फुटक और रीनल पिरामिड्स। बेटा आप क्या करिएगा, यदि लगता है कि थोड़ा हम जल्दी बोल गए हैं तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और फिगर को विधिवत समझ लीजिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि फिगर को अगर आप बना लेंगे 2-3 बार और उसके जो विभिन्न अंग हैं उसको दर्शा लेंगे तो आपका फिगर बिल्कुल रट जाएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाना है तो थोड़ी देर लगेगी, ठीक बेटा। हाँ नंबर 1 क्या है, भारी हल्के बैंगनी रंग का परिधीय भाग वस्कुट और कॉर्टेक्स होता है। नंबर 2 क्या है, भीतरी रंग का केंद्रीय भाग मेडुला कहलाता है। प्रत्येक वृक्क में लाखों की संख्या में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म लंबी कुंडलित वृक्क नलिकाएं होती हैं, नेफ्रॉन होते हैं। कितनी हमारे शरीर में जो नलिकाएं हैं इतनी लंबी हैं, देख लीजिए 10 से 12 लाख की संख्या में होती हैं, ठीक है, जो बहुत ही नगण्य होती हैं। अगला क्या है, वृक्क या नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क नलिका एक लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसके मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। मैलपीघी कोष, इसके 2 भाग होते हैं जिसमें एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं, तथा दूसरा भाग होता है बोमेन संपुट की गुहा में रक्त कोशिकाओं से बना कोशिका गुच्छ होता है, ठीक है। अगला है स्रावी नलिका।
स्रावी नलिका। बोमेट संपुट को छोड़कर वृक्क नलिका का शेष भाग स्रावी नलिका कहलाता है। यह समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका तथा हेनले लूप में बंधी होती है। वृक्क नलिका का अंतिम भाग ग्रह संग्रह नलिका खुलता है, यानी जो वृक्क का अंतिम भाग होता है वो संग्रह नलिका में खुलता है। बोमेट संपुट में परानिस्यंदन द्वारा रुधिर में से उत्सर्जी पदार्थ जल में पृथक हो जाते हैं, यानी जल में घुलित हो जाते हैं। जैसे कि पृथक होने का मतलब है आप ग्लास में चीनी डालिए तो आप उसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे तो चीनी जो है जल में पृथक हो जाती है या विलय हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार बने छनित में यूरिया, अमोनिया, लवण, ग्लूकोज, विटामिन आदि भी होते हैं। वृक्क नलिका के शेष भाग छनित में लाभदायक यौगिकों ग्लूकोज तथा लवण तथा जल आदि का पुनः अवशोषण करते हैं तथा पुनः रुधिर में पहुंचा देते हैं, यानी क्रिया बराबर चलती रहती है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि आप समझ लेते हैं। वृक्क नलिकाओं द्वारा मूत्र निर्माण में 3 क्रियाएं होती हैं: परानिस्यंदन, वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावशोषण या फिर श्रावण। ठीक है, केशिका गुच्छ में धमनी की जो शाखा होती है वह इससे निकलने वाली शाखा की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है, अतः केशिका गुच्छ में आने वाले रुधिर की मात्रा अत्यधिक, परंतु इनमें से निकलने वाला रुधिर की मात्रा कम होती है। इस प्रकार केशिका गुच्छ की रक्त कोशिकाओं में रक्तदाब काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, रक्तदाब का मतलब होता है रक्त प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कोशिकाओं की पतली दीवारों में रुधिर का प्लाज्मा छनकर बोमेट संपुट में आ जाता है। अभी हम लोग को बताया था कि जो छनकर ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कैसे निकलता है। ठीक है, यह क्रिया परानिस्यंदन या अपोहन या फिर डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? परानिस्यंदन या फिर अपोहन, जिसे हम डायलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, छने हुए निस्यंदन में लगभग सभी कार्बनिक या एवं अकार्बनिक यौगिक जैसे जल, यूरिया अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि होते हैं। जो छनी हुई कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें क्या क्या होता है? जल होता है, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, यानी जो जो पदार्थ आवश्यक होते हैं वो सभी के सभी उसमें विलय हो जाते हैं। अर्थात रुधिर कणिकाओं तथा प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर रुधिर के लगभग सभी घटक उपस्थिति होते हैं। किसको छोड़कर? प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर बाकी सभी जैसे यूरिक अम्ल, यूरिया, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज जो भी सभी का सभी होते हैं। यह छना हुआ तरल नेफ्रिक निस्यंदन कहलाता है। नली के अंदर आए हुए नेफ्रिक निस्यंदन जिसे हम तरल पदार्थ के भोजन को स्रावी नलिका तथा कोशिका की भित्ति में होकर वापस रुधिर में आ जाता है। एक जनरेटर में जैसे होता है ना कि बराबर चलता रहता है, उसी तरह हमारे शरीर में बराबर रुधिर चलता रहता है और जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो बराबर होती रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार अनावश्यक जल तथा व्यर्थ या हानिकारक पदार्थ स्रावी नलिका के तरल में रह जाते हैं। यह मूत्र ही जो संग्रह नलिका में होता है और मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। आवश्यकता अनुसार मूत्र का समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, तो और इसके जो पहले की 2 वीडियो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं बेटा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।